नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अगर एक बड़ा सवाल पूछा जाए कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे में क्या बेसिक अंतर है या दोनों की अप्रोच में और सोचने समझने के तौर तरीकों में कितना बड़ा अंतर है, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल पूछ लेते हैं राजनीतिक अनुभव को लेकर के और राजनीति में जो एक व्यावहारिक शब्द होता है उसको लेकर के। ये तो हम और आप सब जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है कि राजनीतिक अनुभव के मामले में शरद पवार की तुलना आप देश के कुछ ही नेताओं से कर सकते हैं। उनका 5 दशक का अनुभव है, ये ठीक है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे का तो अभी कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव नहीं है और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो राजनेता हैं भी नहीं, यानी पॉलिटिशियन नहीं हैं और इसीलिए मात खाते रहते हैं। एक बार शरद पवार ने खुद खुलासा किया था कि 2014 में भी उन्होंने प्रयास किया था कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो टूट जाए, उसमें खटास पैदा हो जाए। ऐसा वो क्यों चाहते थे? क्योंकि उनको पता था कि अगर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिल कर के लड़ते हैं तो फिर वो और कांग्रेस भले ही मिल कर के लड़े, पर ये उनकी युति इस पर भारी नहीं पड़ती है, यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पर। तो शरद पवार ने क्या किया? शरद पवार के बारे में जो मैंने कहा है कि वो घुटे हुए पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के करीबी विश्वास पात्र संजय राउत को किसी तरीके से अपने साथ मिला लिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिवसेना के जो 40 असंतुष्ट एमएलए हैं, जो बहुत सारे दूसरे नेता हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर आज ये नौबत है कि शिवसेना टूट रही है, 55 में से 2/3 एमएलए टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा है, तो इसकी बड़ी वजह संजय राउत है। उनकी बदजुबानी है और जो वो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, शिवसेना वैसा ही बिहेव करती आ रही है पिछले 2.5-3 वर्षों से। जब अक्टूबर 2019 में रिजल्ट आए थे, तब के जरा संजय राउत के बयान याद करिए। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, भाजपा नेतृत्व के बारे में किस किस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे और ये दावा करना शुरू कर दिया था उन्होंने कि हम तो 24 घंटे में सरकार बना करके दिखा देंगे, अपने दम पर सरकार बना करके दिखा देंगे और हमारे पास 170 अंक हैं, एमएलए हैं। तो ये दावा किस बेस पर कर रहे थे वो? तब तक तो शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की या शरद पवार और सोनिया गांधी की गठबंधन को लेकर के, एमवीए को लेकर के चर्चा की शुरुआत भी नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है कि संजय राउत उसी समय से शरद पवार के लिए काम कर रहे थे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे में एक और बेसिक अंतर आपको बताता चलूं। शरद पवार के करीबियों के यहाँ भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनकी छापेमारी होती रही है, संपत्ति जब्त भी होती रही है, मुकदमे भी कायम होते रहे हैं। शरद पवार को भी नोटिस मिला है, अभी हाल में फिर मिला है। उनके भतीजे और उप मुख्यमंत्री
अजित पवार के तमाम ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उनकी तीनों बहनों, बहनोइयों के यहाँ छापेमारी हुई है। शरद पवार के 2 नज़दीकी मंत्री इस समय पूर्व मंत्री कहेंगे अब तो, जेल में हैं। इसके बावजूद इसके बावजूद अगर शरद पवार हर दूसरे, तीसरे महीने, चौथे महीने दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और लखीमपुर खीरी मामले को छोड़ दीजिए जिसकी तुलना उन्होंने जलियांवाला बाग प्रकरण से की थी, बाकी कभी सीधे तौर पर वो नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की उस तरीके से आलोचना भी नहीं करते रहे हैं। हाँ, जब ये सरकार अस्थिर होनी शुरू हुई, तब ज़रूर शरद पवार की तरफ से भी कुछ बयान आए थे। लेकिन जब दूसरी तरफ आप उद्धव ठाकरे को देखते हैं, तो जब शिवसेना के एमएलए ने उन पर प्रेशर बिल्डअप किया, इस बात के लिए कि वो एमवीए से गठबंधन तोड़ें और वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ युति बनाएं। याद करिए, गुवाहाटी से भी ये कहा गया था उनकी तरफ से कि अगर उद्धव ठाकरे एमवीए सरकार से, एमवीए से अपना नाता तोड़ दें, तो हम सारे मुंबई लौट जाएंगे, बिना किसी शर्त के लौट जाएंगे। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे जिस तरह की राजनीति समझबूझ शरद पवार दिखाते रहे हैं कि ठीक है छापे पड़ रहे हैं, ठीक है कानूनी कार्रवाई हो रही है, ठीक है नोटिस मिल रहे हैं, ठीक है उनके 2 करीबी आर्थर रोड जेल में हैं और काफ़ी महीनों से हैं, इसके बावजूद अगर केंद्र सरकार के साथ वो मिलाकर के, सुर मिलाकर के चलते हैं या संबंध बना करके चलते हैं और प्रधानमंत्री को हाय हेलो कह आते हैं कुछ महीनों के बाद, तो क्या ऐसा उद्धव ठाकरे में क्वालिटीज़ हैं, राजनीतिक समझबूझ है? जवाब मिलेगा नहीं, बल्कि ये तो दूसरा ही राग अलापते हैं। अगर इनके साले साहब श्रीधर पाटणकर पर ईडी की कोई कार्रवाई हुई है या इनके नज़दीकियों के यहाँ भी अगर कोई कार्रवाई हुई है और बरामदगी भी हुई है, जो इनकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे बीएमसी में, यशवंत जाधव, उनकी तो बहुत सारी संपत्ति जब्त हुई है। 134 करोड़ से ऊपर की संपत्ति, 150 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त हुई है। तो ये कहते हैं कि मुझे और मेरे परिवार को मोदी सरकार ने बहुत तंग किया है, परेशान किया है, इसलिए उनके साथ तो फिर से युति बनाने का, उनके साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक पॉलिटिशियन की बातें नहीं हैं, एक घुटे हुए राजनीतिज्ञ की ये कोई स्टैंड नहीं है या इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है कि आप इस तरीके से पेश आएँ। और अगर पेश आ रहे हैं, तब अगर शिवसेना का ये हश्र हुआ है, तो फिर इसके लिए कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। कहीं न कहीं जिस तरह की बयानबाज़ी 2.5 साल से पहले जब गठबंधन तोड़ना था तब, और इन 2.5 सालों में भी अलग-अलग प्रकरणों को लेकर के, पालघर हो, परमवीर प्रकरण हो, एंटीलिया प्रकरण हो, सुशांत सिंह राजपूत का हो, कंगना रनौत का हो, या उसके बाद भी पालघर से लेकर के जितने भी प्रकरण हुए हैं, उनमें जिस तरह की बयानबाज़ी समय-समय पर संजय राउत की तरफ से हुई है, उसको भी कहीं न कहीं तो उद्धव ठाकरे का बैक था, समर्थन था, सलाह थी, राज़ी थी कि आप ऐसे बयान दे सकते हैं, इस तरह का स्टैंड ले सकते हैं। और इस दौरान भी जब शिवसेना के अधिकांश एमएलए बागी हो गए राज्यसभा चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में, और उसके तुरंत बाद सूरत के ज़रिए गुवाहाटी पहुँचे, तब भी आप देखिए संजय राउत के जो शुरू के बयान थे
उनसे लगा था कि थोड़ी समझदारी दिखा रहे हैं। जब इन्होंने कहा था कि हम तो पुराने साथी हैं, एकनाथ शिंदे हमारे मित्र हैं, 4 दशक से हम दोनों एक-दूसरे से तमाम बातें शेयर करते रहे, साझा करते रहे, हमारे बीच कोई इस तरह की बात ही नहीं है और सब ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएँगे। तब तक लगा कि ठीक है, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने देखा कि वो तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि कुछ और एमएलए भी अब उनके साथ जाकर के मिल रहे हैं, उनकी संख्या तो अब 37-38 को पार कर गई है, यानी 55 के 2 तिहाई। अब उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती, उनको अयोग्य भी नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद इन्होंने इनकी तो आत्मा मर गई है, इनका कोई ज़मीर नहीं है, ये तो अब आत्मा विहीन लाशें हैं, हम तो इनका अंतिम संस्कार कर देंगे, मुर्दा घर भेज देंगे, पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। ज़रा सड़क पर मुंबई की सड़कों पर आ जाएँ, हम देख लेंगे, हमारे लाखों कार्यकर्ता। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने ऐसी ऐसा माहौल बना कर के रख दिया कि अगर कहीं कोई आपस में मेल-मिलाप की गुंजाइश की कोई संभावना बनती भी, तो वो पूरी तरीके से खत्म कर दी। और शायद बहुत सारे लोगों का ये कहना है जो मैं कहने जा रहा हूँ, शायद शरद पवार भी यही चाहते थे कि शिवसेना को खंड-खंड विखंडित कर दिया जाए, महाराष्ट्र में कमज़ोर कर दिया जाए। क्योंकि बाला साहब ठाकरे पर तो कभी इनका वश चला नहीं, ज़ोर चला नहीं। बाला साहब ठाकरे हमेशा शरद पवार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते थे, उनको अपनी जगह पर रखते थे। उद्धव ठाकरे ने तो इनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया, मार्गदर्शक बना लिया। हर सलाह इन्हीं की ली जाती थी और इन्हीं के मंत्रियों ने सबसे ज़्यादा पद का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया, इस सरकार को बदनाम किया और जो एक नैतिक साहस होता है किसी सरकार में, वो खत्म करके रख दिया। अभी भी जितने एमएलए टूट करके गए हैं या जितने एमपी टूटने वाले हैं, उन सब की एक ही शिकायत है और उन सब का एक ही कथन है। उनका कहना है कि अगर शिवसेना की आज ये हालत हुई है, तो इसकी बड़ी वजह संजय राउत है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संजय राउत से पिंड छुड़ा सकते हैं उद्धव ठाकरे? क्या इनसे छुटकारा पा सकते हैं? क्योंकि अभी हाल में फिर से उनको राज्यसभा भेज दिया। वो बहुत लंबे समय से बाला साहब ठाकरे के समय से ही सामना के कार्यकारी संपादक बने हुए हैं। वही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बने हुए हैं, बल्कि वही शिवसेना का चेहरा बन गए हैं। रोज़ाना कैमरों पर आकर के कुछ न कुछ उनको बयान देने हैं। तो ऐसे में क्या संजय राउत कमज़ोरी बन गए हैं उद्धव ठाकरे की? या ये उसी भूमिका में हैं, जिस भूमिका में परमवीर सिंह हुआ करते थे या सचिन वाजे हुआ करते थे? यानी कुछ-कुछ चेहरे ऐसी मजबूरी बन जाते हैं, ऐसी विवशता बन जाते हैं कि उनके खिलाफ आप कार्रवाई भी नहीं कर सकते, उनको आप झटक भी नहीं सकते, यानी उनको अलग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी बहुत सारी कच्ची-पक्की जानकारी उनके पास होती है। क्या वैसी सिचुएशन है? और अगर ये सिचुएशन है, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।